नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके वीडियो के अंदर जितने सारे डेटा के बारे में मैं चर्चा करूँगा, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि उस डेटा को आपको जानना है, उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको सीखना है। अगर सीखेंगे तो आप खुद खुद के ऊपर मतलब खुद स्टडी करके काम कर सकते हैं, खुद एनालिसिस करके काम कर सकते हैं। मैं आपको हर दिन एक ही बात बोलता रहता हूँ, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करें, तो हर दिन आप 1 घंटा दीजिए, मार्केट के ऊपर 1 घंटा दीजिए और मेरे वीडियो देखने के बाद 1 घंटा आप मार्केट के ऊपर बैक टेस्टिंग करिए और प्रीवियस बैक टेस्टिंग करिए एटलीस्ट 6 मंथ। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मैं 1 साल नहीं, 1.5 साल, 2 साल तक मैंने बैक टेस्टिंग किया और मैं छोटे-छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया। उसके बाद जब मुझे कन्विक्शन आए कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया और इसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि फटाफट पैसा बनेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट के ऊपर पैसा डालूँगा और मुझे फटाफट पैसा बन जाएगा, ऐसे प्लीज़ मत करिए क्योंकि आपका इतना मेहनत का पैसा आप ऐसे मत गवाइए। क्योंकि जो लोग आपको टिप्स दे रहे हैं ना, वो लोग टिप्स देकर वो तो खलास हो जाएँगे। आप टिप्स लेकर आपको सोच रहा है कि मुझे टिप्स मिला, मैं तो पैसा दिया, वो मुझे प्रॉफिटेबली कंपनी के बारे में बात बता रहा है। तो ऐसे होगा नहीं, अगर उसको पता होता, तो क्या वो खुद ट्रेड नहीं कर लेते? तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो मैं हमेशा मेरे वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है क्योंकि मेरा एक मकसद है, वो मकसद यही है कि हमारा देश का ग्रोथ हो। इस ग्रोथ करने के लिए हर किसी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर कोई व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, आपके साथ जुड़े रहूँ, आपको मैं हेल्प करता रहूँ और कोई टिप्स देने के लिए नहीं, आपको खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना। तो फर्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में हमेशा आपको एक चीज को याद रखना है कि एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ जो है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली देखा है तो बताया जा रहा है कि 2030 के अंदर अंदर इंडिया इकोनॉमिकली बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और टॉप 3 रैंकिंग में आ जाएगा। टॉप 3 रैंकिंग में आने का मकसद आप सोचिए, अभी जापान जापान और जर्मनी आगे है और उसको भी पीछे करके आगे बढ़ना है। तो यूएस नंबर 1 में है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद इंडिया को हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया को देखने को मिलेगा मतलब कितना बड़ा मार्केट साइज का ग्रोथ होगा। और जब कोई किसी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो हमेशा एक चीज को याद रखना, उस कंट्रीज के बैंक्स और फाइनेंस कंपनी दोनों का ही हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज जो एक एनबीएफसी है, इसका भी ग्रोथ होने का चांसेस है। और ग्रोथ होने का चांसेस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से देखने को मिला। सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। जो बीच में 4%, 20%, 4%, 5% के आसपास देखने को मिला था, वो आज 65% तक बन चुके हैं। और इसी बेसिस में देखा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता गया। तो कंपनी के ऊपर जो परसेंटेज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक बना और एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो एफआईएस के पास इन्वेस्टमेंट है, डीएस के पास भी इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईएस के पास है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानता है कि किसी भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो सबसे पहले फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ होगा। तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर करके रखे हैं। इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर आपको नहीं दिखेगा और इसमें कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है कि प्रोमोटर नहीं है तो कंपनी बेकार है, ऐसे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन तो है ना, इंस्टीट्यूशन तो ज्यादा बाई करके रखे हैं कि देखिए हम लोगों के पास कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी और इंस्टीट्यूशन लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका तो एक मार्केट के ऊपर तो एक डर रहेगा, कंपनीज के ऊपर एक डर रहेगा, मगर उसको पीछे करके भी कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जो कैश फ्लो है वो देखेंगे तो पॉजिटिव में है। हमेशा एक बात को याद रखना कि कोई भी फाइनेंस कंपनी में आपको कैश फ्लो नेगेटिव ही दिखेगा, मगर यहाँ पे पॉजिटिव इसीलिए दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ चेंजिंग हुआ है और आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज को चेंज किया है जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था। तो इस कंपनी के ऊपर फाइनली जो मतलब लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एवरेजली 30 to 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। तो एवरेज निकल के आ रहा है करीबन 40% के आसपास, तो एक अच्छा खासा डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। और उसी बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनीज के ऊपर जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक बाइंग ट्रेंड और एक अप ट्रेंड देखने को मिला था। और
एक्चुअली कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। एक कप बना, उसके बाद हैंडल बना और उसके बाद यहाँ पे देखिए एंट्री हुआ और यहाँ तक टारगेट हुआ। तो मैंने आपको टारगेट होने से मतलब एंट्री होने से पहले ही 2 चीज़ क्लियर कर दिया था कि कंपनीज़ के जो टारगेट लेवल बन रहा है, जो टारगेट का रेंज बन रहा है, वो टारगेट रेंज कंपनी का प्रीवियस जो स्विंग हाई है, जो लाइफ टाइम हाई है, उसी के नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक वो टारगेट को अचीव करेगा। और सिर्फ 92 डेज में कंपनी टारगेट अचीव किया। 92 डेज का मतलब है एटलीस्ट 3 मंथ्स में कंपनी कितना रिटर्न दिया? करीबन करीबन 70% के आसपास। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए जो कंपनी अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग हो और वो अच्छे करेक्शन लेवल में हो। देखिए हायर लेवल में कोई भी अगर एंट्री बनता है तो वहां पे रिस्क देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई कंपनी हायर लेवल के नीचे एंट्री बनाते हैं तो इसका मतलब वहां पे हायर पॉसिबिलिटी है उस हायर तक वो जाने का कोशिश करेगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में जब चर्चा करें, उसका नाम है संवर्धना मदारसान इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, जो पहले एक मदारसान सुमी नाम से जाना जाता था। आज इस कंपनी संवर्धना मदारसान सुमी मदारसान इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से जाना जाता है। इस कंपनी इंडिया के ऑटो इंसुलरीज इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है। इस कंपनी का खासियत पॉइंट क्या है आप जानते हैं? अगर आप किसी भी ऑटो कंपनी को पकड़ लीजिए, किसी भी ऑटो सेक्टर का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, किसी भी ऑटो कंपनीज को पकड़ लीजिए, किसी भी कंपनी आज तक 50,000% से भी ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। और ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी सिर्फ के सिर्फ संवर्धना मदारसन कंपनी ने 1,00,000% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंपनीज है जिसका आगे बढ़ने का चांसेस है। देखिए आप कहेंगे सर क्या फिर से 1,00,000% का रिटर्न बन सकते हैं? देखिए अभी फिलहाल के लिए 1,00,000% रिटर्न बनना मतलब रिटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ है। ऑलमोस्ट कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। जब इस कंपनी का लोअर प्राइस था, मतलब 1,00,000% का रिटर्न दिया था, जब इसका स्टार्टिंग लेवल था, उस स्टार्टिंग लेवल से देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप तभी 6,000 करोड़ के नीचे था। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी था। तो स्मॉल कैप टाइप आज लार्ज कैप बन चुके हैं, तो उसका अभी ग्रोथ होने का चांसेस नहीं है। अभी आपको यहाँ पे एवरेजली रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज कुछ भी चेंजिंग हो, चाहे वो ईवीज हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो इथेनॉल हो, कोई भी मतलब फ्यूल से गाड़ी चले, तो गाड़ी का हमेशा मॉडल्स चेंज होता रहेंगे और उस जितना मॉडल्स चेंज होंगे उतना ही ऑटो इंसुलेटेड इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा। और मदारसन जो कंपनी है, इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए है, कंपनी बहुत तेजी से ईवी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। ईवीज के ऊपर जो ऑटो इंसुलेटेड प्रोडक्ट का जरूरत है उसके ऊपर काम कर रहा है। इस कंपनी का ग्रोथ आप देखेंगे तो पी रेशियो थोड़ा सा मुझे हाइक लगा। और कितना हाई है मैं बता दूं, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था 128 और आज कितना पी रेशियो है? 40 के आसपास। और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 34 के आसपास। तो कंपनी के जो पी रेशियो है, उस पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी इसके एक एवरेज पी रेशियो देखने को मिले हैं। और कंपनी का पी रेशियो उतना भी हाइक नहीं है। और कंपनी के देखिए बाकी कंपनी के इनकम भी बहुत जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। मान लेते हो कंपनी का कर्जा है, एक टाइम कंपनी का 1% के ऊपर कर्जा था, आज थोड़ा सा कर्जे को कंपनी कम किया। कितना कम किया आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का देखिए कर्जा लगातार यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इस बार कंपनी का कर्जा ज्यादा देखने को मिले, 21,000 करोड़ के आसपास। अभी इतना कर्जा क्यों लिया? ध्यान से देखना इस कर्जे लेने के पीछे रीजन कौन सा है। पहली बात, कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया 10,000 करोड़, शॉर्ट टर्म के लिए 8,500 9,000 करोड़ और लीज लाइबिलिटी के लिए 2,500 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से कर्जा लिया। तो फाइनली कंपनी को कितना ट्रेड मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी को ट्रेड मिला 14,900 करोड़, चलो 15,000 मान लेता हूँ। और कंपनी इसके कितना रीपेमेंट करना है, कंपनी का जो ट्रेड्स पेबल है, मतलब जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको कितना पैसा देना बाकी है? 20,000 करोड़। तो 14,000 और 20,000 करोड़, सॉरी 15,000 और 20,000 करोड़ मतलब 35,000 करोड़। तो इतना पैसा क्या कंपनी के हाथ में है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 2,000 करोड़। और कंपनी के हाथ में कैश कितना है? वो सिर्फ 2,400 करोड़, मतलब 4,000, चलो मान ही लेता हूँ 5,000 करोड़। तो कंपनी को पैसा कितना चाहिए? 35,000 करोड़। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए कंपनी ने क्या किया? कर्जा उठा लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा मिला और उसके साथ कंपनी रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। तो इस देखिए, आप जिससे उधार लिए हैं, क्या आपको ये कहेंगे कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो मुझे बाद में पैसा दे देना? ऐसे नहीं कहेंगे। बैंक से आप लोन लिया है तो बैंक आपको हर मंथ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस लेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए आपने जो रॉ मटेरियल जिससे खरीदारी की है उसको पैसा रीपेमेंट करने के लिए आपको टाइम टू टाइम पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी ने कर्जा उठाया। बाकी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी टिके हुए हैं।
कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा एफआईएस के पास 9 साढ़े 9% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 11%, और टीएस के पास 10% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 15% के आसपास, और बाकी सबके पास होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी को लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दो तो एवरेजली 50 से 40% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, और 2 बार शोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, और फाइनली देखिए यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ। मुझे इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई कंफर्मेशन चाहिए, मतलब मुझे इस ब्रेकआउट के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल चाहिए, तब मैं इसके ऊपर एंट्री लूंगा, और मेरा टारगेट एक शानदार तरीके से टारगेट रहेगा। वो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 36%, और मजेदार बात यही है कंपनी का स्विंग जो हाई है उसी हाई के नीचे बना है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एंट्री जरूर लूंगा अगर ब्रेकआउट होगा तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे एंट्री लूंगा आप भी एंट्री करिए। देखिए, ये आपका कन्विक्शन होना चाहिए, आपके ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि रिस्क आपको लेना होगा। हाँ, मैं एक बात आपको जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप बिगिनर है तो किसी भी कंपनी के ऊपर 5% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। 5% मतलब 1 लाख रुपया लेकर मार्केट में आए हैं तो उनमें से 5,000 रुपया से ज्यादा निवेश मत करिएगा। अगर एकदम आप बिगिनर है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आए हैं, तो मैं जरूर कहूंगा 3% से ज्यादा निवेश मत करिएगा। यहाँ पे शायद आपको प्रॉफिट बहुत कम मिले, लॉसेस भी आपको कम होगा। आपका जो मार्केट के ऊपर जो भरोसा है वो टिके रहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 लाख पूरा का पूरा लगा दिया और आपका प्रॉफिट भी हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ, लॉस हुआ तो बहुत लॉस हो गया, तो आप कहेंगे सर मार्केट बेकार है, जुआ है, तो इसको कहकर आप बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे मत कहिए, मार्केट में पैसा बनता है, तो इसीलिए आज इकोनॉमिकली इतना ग्रोथ इंडिया में हो रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। इसके ऊपर सबसे मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था और जो जो लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है किस तरीके से मैंने जब भी यहाँ पे एक गैप डाउन में ओपन हुआ था एक नेगेटिव न्यूज के चलते हुए, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ था एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ था। जब लोअर साइड में कोई हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट हो, उसके बाद अगर कोई भी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गया तो सोचिए उसके ऊपर एंटी जरूर बनेगा और इसका टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे एंटी बना और फाइनली यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ा और कंपनी फाइनली टारगेट अचीव किया। और यहाँ पे कितना एंटी टारगेट मिला? 27% के आसपास। और टारगेट कितना मिला और कितने दिनों में मिला? अगर वो टारगेट लेवल को देखेंगे तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 240 डेज। तो कंपनी 240 डेज का मतलब है 8 मंथ के आसपास, 8 मंथ में कंपनी 27% का रिटर्न दिया, तो क्या कम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब इस इन्फोसिस के ऊपर आप फोकस रखिए। इस कंपनी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन बने तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से एक रेंज ट्रेड भी बना था, यहाँ पे एक रेंज बना और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक रेंज बना 2 बार, इसके बाद फिर से यहाँ पे रेंज बना, अगर उसके करेक्शन हुआ था जरूर यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो मैंने इस रेंज बेसिस के हिसाब से एंट्री लिया और यहाँ पे रेंज बेसिस में एंट्री हुआ था और जब करेक्शन हुआ था मैंने एवरेज भी किया और शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। और जो लोग मुझे कहेंगे कि सर आपको कहाँ से पता था, देखिए मुझे पता नहीं था, मैं हमेशा इसी तरीके से ट्रेड को फॉलो अप करता हूँ। मैं बहुत पहले से ही बैक टेस्टिंग करके सारी चीजों को मैं देख चुका हूँ। और जब कोई ब्लू चिप टाइप कंपनी है, जब इस तरीके से करेक्शन देखने को मिले तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, उसमें फटाफट आपको एंट्री लेना है, क्योंकि इस तरीके से मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। और ये डेट याद रखना, इस डेट जो कौन सा डेट है, करीबन 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल में जाकर एक मेरे वीडियो को सर्च करना मतलब प्लेलिस्ट में, और उस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा तो मैंने क्यों डिस्कशन किया था कि इतना करेक्शन के बाद शेयर में क्यों तेजी आएगा। मैं डिटेल्स में वीडियो बना के आपको साथ शेयर किया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर जल्द से जल्द एक अपडेट आने वाला है। तो एक के बदले आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाला है और वो भी 12 तारीख को 12 जनवरी 2024 में। तो 2024 में कंपनी आपको एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो नियोजन केमिकल्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इसके ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।